वेलकम बच्चों। हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के लेक्चर नंबर 1 पर ट्रांजिस्टर का बेसिक कर लिया था और उसके मोड जान लिए थे कि एक्टिव मोड रीजन फॉरवर्ड में क्या होता है, कट ऑफ रीजन क्या होता है, सैचुरेशन रीजन क्या होता है और इन्वर्स एक्टिव मोड भी जाना था। एक्चुअली जब हम ट्रांजिस्टर को एम्प्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एम्प्लीफाइड मतलब बड़ा करना, तो जो वोल्टेज होती है इनपुट पे जो वोल्टेज लगाई जाती है वो बड़ी हो जाती है। तो जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्प्लीफिकेशन यूज़ करते हैं तो कॉमनली यूज़ होने वाला जो मोड है दैट इज़ फॉरवर्ड एक्टिव मोड। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर की फॉरवर्ड एक्टिव मोड में। फॉरवर्ड एक्टिव मोड या फिर आप इसको रीजन भी कह सकते हो, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। और आपको हमने पहली क्लास में लेक्चर 1 में फॉरवर्ड एक्टिव मोड का मीनिंग आपको बता दिया था। एक बार और देख लेते हैं कि फॉरवर्ड एक्टिव मोड का मतलब क्या है। फॉरवर्ड एक्टिव मोड का बच्चों मतलब होता है मीन्स कि जो इमिटर और बेस जंक्शन होता है, इमिटर बेस जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस होता है वो। और जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन होता है, C फॉर कलेक्टर, B फॉर बेस, यहाँ पर E फॉर इमिटर, B फॉर बेस, यहाँ पर C फॉर कलेक्टर, B फॉर बेस। तो जो आपका ये कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो होता है इज इन रिवर्स बाइज्ड, रिवर्स बाइज्ड। तो ये अगर हम ट्रांजिस्टर को इस तरीके से मैनेज करते हैं, इस तरीके से सर्किट का अरेंजमेंट करते हैं कि आपका इमिटर बेस जो है दैट विल बी इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड कलेक्टर बेस इज इन रिवर्स बाइसिंग, देन इट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड एक्टिव रीजन या फॉरवर्ड एक्टिव मोड। अब जब हम लोग इस फॉरवर्ड एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर का डिस्कशन करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 3 तरीके होंगे आप ट्रांजिस्टर को जो है सर्किट में अरेंज कर सकते हो। चूँकि जब हम एम्प्लीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं तो हमको टोटल चाहिए होते हैं 4 टर्मिनल्स। इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना कि अगर आपने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ किया तो रिक्वायरमेंट होती है 4 टर्मिनल्स की। और आपके ट्रांजिस्टर के पास में कितने टर्मिनल्स हैं? 3 टर्मिनल्स हैं। तो व्हेन वी यूज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर सर्किट, तो when we use transistor as an amplifier circuit, then we required 4 terminals। हमको ज़रूरत पड़ती है 4 टर्मिनल्स की, हमको ज़रूरत पड़ती है 4 पॉइंट्स की कनेक्शन के लिए। लेकिन अपने ट्रांजिस्टर में जो टर्मिनल्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। भाई अपने ट्रांजिस्टर में टर्मिनल कितने हैं? 3। तो चौथा कहाँ से आएगा? तो एक टर्मिनल को हम कॉमन बना देते हैं। तो वी रिक्वायर्ड 4 टर्मिनल्स बट ट्रांजिस्टर हैविंग 3 टर्मिनल्स, ट्रांजिस्टर हैविंग 3 टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल्स। तो अब 4 टर्मिनल्स कैसे लाते हैं? तो जैसे इमिटर बेस कलेक्टर है, E फॉर इमिटर, B फॉर बेस एंड C फॉर कलेक्टर। E फॉर इमिटर, B फॉर बेस, C फॉर कलेक्टर। तो हम किसी एक को कॉमन बना देंगे। तो व्हेन वी यूज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर सर्किट देन वी रिक्वायर्ड 4 टर्मिनल्स बट ट्रांजिस्टर हैविंग 3 टर्मिनल्स, सो वी मेक कॉमन टर्मिनल out of 3 terminals
out of 3 terminals, emitter, base, collector, for input and output, for input and output सर्किट। बच्चों, जब आपने ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर में फोकस किया है तो सर्किट की इतनी स्टडी हो चुकी है कि आप इनपुट और आउटपुट समझते हो। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट होता है जहां पर वोल्टेज लगाई जाएगी। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट वो होता है जहां वोल्टेज ली जाएगी। तो जब हम एम्पलीफायर सर्किट का अरेंजमेंट करेंगे तो एक इनपुट वाली साइड होगी और एक आउटपुट वाली साइड होगी। तो यहाँ पर इनपुट वाली साइड और आउटपुट वाली साइड में हम एक टर्मिनल कॉमन कर देंगे। जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसको एक बार आप पढ़ के देखिए कि व्हेन वी यूज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर सर्किट देन वी रिक्वायर्ड द 4 टर्मिनल्स बट ट्रांजिस्टर हैविंग 3 टर्मिनल्स सो वी मेक कॉमन टर्मिनल्स of out of 3 terminals, so we make common terminals out of 3 terminals EBC। जो 3 टर्मिनल EBC हैं हम इनको कॉमन बना लेंगे और ये जो कॉमन वाला टर्मिनल होगा वो इनपुट में भी होगा, जो कॉमन वाला टर्मिनल होगा वो आउटपुट में भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब ट्रांजिस्टर सर्किट अरेंज किया तो आपने बेस कॉमन कर दिया। बेस कॉमन कर दिया मतलब इनपुट में भी बेस है और आउटपुट में भी बेस है, ये मतलब हो गया। तो इस तरीके से अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो टोटल हमारे पास में 3 तरीके से यहाँ पर सर्किट अरेंजमेंट होगा और वो जो 3 तरीके हैं उनमें से एक होगा कॉमन बेस, एक होगा कॉमन इमीटर और एक होगा कॉमन कलेक्टर। तो ये जो आपका कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर है ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाते हैं। तो 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर आर। एक तो है आपका कॉमन बेस जिसमें इनपुट और आउटपुट में बेस जो है वो कॉमन होगा। तो 1 इज कॉमन बेस। कॉमन बेस को बार बार लिखना होगा तो हम CB लिख दिया करेंगे। एंड अदर इज कॉमन इमीटर CE। एंड 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन कलेक्टर और शॉर्ट में हम कॉमन कलेक्टर को CC से लिख दिया करेंगे जब ये नंबर ऑफ टाइम्स हमको लिखने में यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉमन बेस नाम से ही पता है कि आपके पास में इनपुट होता है, आपके पास में आउटपुट होता है और आपको पता है कि सर्किट में जब इनपुट होगा और आउटपुट होगा तो इनपुट में 2 टर्मिनल्स होंगे और आउटपुट में भी 2 टर्मिनल्स होंगे। तो कॉमन बेस में जो बेस है वो कॉमन होगा। देखिए इनपुट में भी बेस है, इनपुट आउटपुट में भी बेस है। और कॉमन बेस में जो अदर टर्मिनल है इनपुट का वो इमीटर होता है, इमीटर। और जो आउटपुट का दूसरा टर्मिनल है वो कलेक्टर होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कॉमन बेस में इनपुट में कौन कौन टर्मिनल्स होंगे। इनपुट में इमीटर और बेस होगा और आउटपुट में कलेक्टर और बेस होगा। बेस दोनों के बीच में क्या होगा? कॉमन होगा। इसी तरीके से अगर हम और आगे मूव करें कि कॉमन इमीटर में क्या होगा, तो कॉमन इमीटर में ये इनपुट आ गया, ये आउटपुट आ गया। इनपुट के पास 2 टर्मिनल होंगे, आउटपुट के पास भी 2 टर्मिनल होंगे। तो इमीटर तो कॉमन होगा दोनों में, इमीटर। तो इमीटर दोनों में कॉमन हो गया। अब इनपुट में जो दूसरा टर्मिनल है वो क्या होगा? दैट विल बी बेस। और आउटपुट में जो दूसरा टर्मिनल है वो क्या होगा? कलेक्टर। तो ये बच्चों ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए
कि कॉमन इमीटर में इनपुट के टर्मिनल्स क्या क्या होते हैं और आउटपुट के टर्मिनल्स क्या क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं कॉमन कलेक्टर की, तो कॉमन कलेक्टर में सेम वे में इनपुट होना चाहिए, 2 टर्मिनल्स होंगे, आउटपुट होना चाहिए, 2 टर्मिनल्स होंगे, इनपुट और आउटपुट। तो कलेक्टर तो कॉमन हो जाएगा, यानी इनपुट के पास भी कलेक्टर होगा और आउटपुट के पास में भी कलेक्टर होगा। अब इनपुट का दूसरा टर्मिनल क्या होगा, तो इनपुट का दूसरा टर्मिनल होगा बेस और आउटपुट का दूसरा टर्मिनल होगा इमीटर। तो इस तरीके से जब हम एज ए एम्प्लीफिकेशन ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं तो 4 टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और चौथा टर्मिनल्स कहाँ से लाएंगे, जबकि ट्रांजिस्टर के पास केवल 3 ही टर्मिनल हैं। तो हम एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन कर लेते हैं और इस तरीके से हमको 4 टर्मिनल्स मिल जाते हैं। और देयर आर द 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सच वे: कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। तो अब जब ये बंदोबस्त हम तैयार करते हैं, जिसको कि हम 1 बाई 1 करके देखेंगे, कॉमन बेस देखेंगे, कॉमन इमीटर देखेंगे और फिर कॉमन कलेक्टर देखेंगे, तो इन सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके पहले बच्चों कुछ जनरल नोट्स हैं आपके लिए, यानी कि वो सब जगह यूज़ होंगे, कॉमन बेस में भी होंगे, कॉमन इमीटर में भी होंगे, कॉमन कलेक्टर में भी होंगे। ऐसे कौन कौन से जनरल नोट्स हैं जो सब जगह पर यूज़ होंगे? पहले हम उन जनरल नोट्स की बात कर लें, क्योंकि वो जनरल नोट्स जो हैं हमारे फिजिकल टर्म्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं और बहुत ही फ्रिक्वेंटली वो यूज़ होंगे। तो वो जो जनरल नोट्स हैं वो क्या क्या हैं, जो कि सभी में होंगे। जैसे एक जनरल नोट्स का एक पॉइंट है आपका करंट गेन, जनरल नोट्स का पॉइंट है आपका इनपुट वोल्टेज, जनरल नोट्स का पॉइंट है आपका वोल्टेज गेन, जनरल नोट्स का पॉइंट है इनपुट रेजिस्टेंस। तो वो सब ये सारे के सारे पैरामीटर्स इन तीनों के लिए होंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ जनरल नोट्स की बात करता हूँ। जनरल नोट्स अबाउट कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कि कॉमन बेस है, कॉमन इमीटर है और कॉमन कलेक्टर है। तो ये ऐसे जनरल नोट्स में हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसे फिजिकल टर्म्स पढ़ेंगे जो तीनों के लिए होंगे। जैसे एक मैंने अभी बोला कि एक फिजिकल टर्म होगा करंट गेन, करंट गेन। अब वो कॉमन बेस में भी मिलेगा, कॉमन इमीटर में भी मिलेगा, कॉमन कलेक्टर में भी मिलेगा। तो करंट गेन की डेफिनेशन क्या होगी? आउटपुट वाली करंट, सर्किट में जो आउटपुट करंट आ रही है, और नीचे हो जाएगी इनपुट वाली करंट, इनपुट वाली करंट। तो ये करंट गेन वाली फिजिकल क्वांटिटी तीनों के लिए होगी। और फिर वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन ये भी तीनों के लिए रहेगा, वोल्टेज गेन फिजिकल क्वांटिटी। तो वोल्टेज गेन में आएगा आउटपुट वाला वोल्टेज, आउटपुट वाला वोल्टेज और इनपुट वाला वोल्टेज, इनपुट वाला वोल्टेज। अगर इनपुट वाले वोल्टेज को हम VI से लिख दें और आउटपुट वाले वोल्टेज को VO से लिख दें, तो वोल्टेज गेन जो है तीनों के लिए जो है हमको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास में होगा इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट वाले सर्किट में काम करने वाला रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस। और हम इनपुट रेजिस्टेंस को RI से लिख सकते हैं, कैपिटल से भी, और कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में स्मॉल वाले R से भी लिखा जाता है। तो जो हमको सूट करेगा वो हम लोग जो है सिंबल ले लेंगे। एक होगा आपका आउटपुट वाला रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे बनेगा? तो आउटपुट वाला रेजिस्टेंस जो है वैसी तरीके से RO, और ये आपका RO चाहे आप कैपिटल से लिखो और चाहे आप स्मॉल से लिखो, ये आप लिख सकते हो, कर सकते हो।
तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज होंगे, आपको कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर सभी में यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमको यहाँ पर अभी से जान लेना चाहिए कि और भी बच्चों कुछ फिजिकल टर्म्स होंगे यहाँ पर, जैसे मैंने लिख रखा है IE इमीटर करंट है, और IB यहाँ पर बेस करंट है, और IC यहाँ पे कलेक्टर करंट है। नाम से ही क्लियर है, इमीटर करंट कहाँ से लिंक होगी, इमीटर टर्मिनल से, बेस करंट कहाँ से लिंक होगी, बेस टर्मिनल से, और कलेक्टर करंट कहाँ से अटैच होगी, कनेक्टेड होगी, तो वो कलेक्टर वाले टर्मिनल से। जब हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उस समय इनके बारे में, ये बनती कैसे हैं, डायरेक्शंस वगैरह की हम बात करेंगे। और ये जो 3 करंट हैं, जब हम लोग इनका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे और किरचॉफ का जंक्शन रूल लगाएंगे तो आप देखेंगे IE हमेशा IB और IC के प्लस के यानी कि सम के बराबर होगी। अब ये कैसे होगी, तो जब सर्किट ऑपरेशन में आप किरचॉफ का लॉ लगाओगे तो उस समय हम लोग इसको देख लेंगे कि ये कैसे होगी। तो ये कुछ ऐसे ज़बरदस्त टर्म्स हैं जो कि तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे, और हमें इनको जितने बार जानना हो, जितने बार हम इनको जान सकें उतना ही बेहतर है। अब जैसे हम बात करते हैं करंट गेन की, तो करंट गेन आपको 3 जगह पर मिलेगा। एक मिलेगा कॉमन बेस पर, एक मिलेगा कॉमन इमीटर पर, और एक मिलेगा कॉमन कलेक्टर पर। तो करंट गेन की जरा बात करते हैं तीनों केसेस में। करंट गेन, तो करंट गेन, जो करंट गेन इन कॉमन बेस, जो करंट गेन कॉमन बेस में है उसका सिंबल है अल्फा। तो सिंबल अल्फा है उसका, यानी अल्फा है करंट गेन इन कॉमन बेस। और करंट गेन अगर हम बात कर लें कॉमन इमीटर में, तो इसके लिए सिंबल यूज करेंगे बीटा। तो देखिए अल्फा भी करंट गेन है, बीटा भी करंट गेन है। और अगर हम बात कर लेंगे कॉमन कलेक्टर की CC, तो कॉमन कलेक्टर में जो करंट गेन है उसका जो सिंबल है दैट विल बी गामा। तो देखिए यहाँ पे अल्फा भी करंट गेन है, बीटा भी करंट गेन है, और गामा भी करंट गेन है। और तीनों जो हैं अलग अलग मोड में हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में हैं। कॉमन बेस वाला मोड है तो करंट गेन अल्फा है, कॉमन इमीटर वाला है तो करंट गेन बीटा है, और कॉमन कलेक्टर वाला है तो करंट गेन गामा है। अब ये अल्फा की डेफिनेशन क्या है, तो देखो करंट गेन की डेफिनेशन तो आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, लेकिन अल्फा में जो आउटपुट करंट होती है वो कलेक्टर करंट होती है, जो इनपुट होती है वो इमीटर करंट होती है। तो अल्फा की वैल्यू हो गई IC अपॉन IE। अगर आप चेंज में लिखना चाहते हो इसको तो ऐसे लिख सकते हो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, ऐसे भी लिख सकते हो आप करंट गेन। तो अल्फा जो है वो आपका करंट गेन है, बेसिक फंडा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट है। जब हम कॉमन बेस पर सर्किट एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि आउटपुट वाली करंट वहाँ पे कलेक्टर करंट होती है और इनपुट वाली करंट वहाँ पर इमीटर करंट होती है। अब जो कॉमन इमीटर है, कॉमन इमीटर का जो करंट गेन है दैट इज बीटा। तो बीटा के लिए भी डेफिनेशन यही है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। लेकिन सर्किट की जब बातचीत की जाएगी तो आउटपुट वाली करंट तो IC होगी, IC फॉर कलेक्टर करंट, और इनपुट वाली करंट बेस करंट होगी, IB होगी। और अगर आप चेंज में इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। और फिर ये कॉमन कलेक्टर में करंट गेन क्या है, गामा है। बेसिक डेफिनेशन क्या है, वही आउटपुट अपॉन इनपुट। और गामा के केस में जो आउटपुट वाली करंट है वो इमीटर करंट होगी, और जो इनपुट वाली करंट है वो बेस करंट होगी। और अगर आप इसको चेंज में लिखना चाहोगे तो डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IB। तो ये आपके 3 फार्मूले हो गए करंट गेन के। अब सर्किट की बातचीत में भी हम इन फार्मूलों को सीधे यूज करेंगे, बट इतना डिफरेंस रहेगा कि उस समय आपके पास में ये करंट की जो डायरेक्शंस हैं वो होगी।
तो इनको बहुत फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ होंगी। अब बच्चों होता क्या है कि जब हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा की ही बात करते हैं तो टाइम के साथ साथ ऐसा होता है कि अल्फ़ा में आउटपुट क्या था, इनपुट क्या था। अभी तो याद है मुझे कि अल्फ़ा में आउटपुट करंट कलेक्टर वाली थी और इनपुट वाली इमिटर थी, और बीटा में जो आउटपुट वाली करंट थी वो कलेक्टर की थी और इमिटर करंट बेस करंट आपकी इनपुट थी, और करंट अगेन गामा में जो है आउटपुट में इमिटर था और बेस जो इनपुट था वो बेस था। लेकिन जब टाइम पास होगा तो फिर आप ये भूल सकते हो कि अल्फ़ा में आउटपुट क्या था, अल्फ़ा में IC अपॉन IE है कि IB अपॉन IC है। तो इसको भी याद रखने का, इसको भी तैयार रखने का एक तरीका है। जरा उस तरीके को आप देख लीजिए कि आप जो है तुरंत जो है एट ए टाइम अल्फ़ा बीटा गामा का फार्मूला बना सकते हो। क्या वो तरीका है? बच्चों क्या करिएगा, एक तरफ लिख दो इनपुट साइड, और एक तरफ लिख दो आउटपुट साइड, इनपुट साइड, आउटपुट साइड, ये लिख दिया। अब ये जो अल्फा है वो कॉमन बेस है, और बीटा है कॉमन इमिटर में, और गामा है कॉमन कलेक्टर में। अब क्या करें आप, तो सबसे पहले कॉमन बेस, तो यहां पे कॉमन बेस, CB माने कॉमन बेस। अब इनपुट की तरफ B फॉर बेस बना लो, आउटपुट की तरफ C फॉर कलेक्टर बना लो, ठीक। फिर ये कॉमन इमिटर है, तो कॉमन इमिटर यहां लिखा, इनपुट की तरफ B फॉर बेस बना लो और आउटपुट की तरफ C फॉर कलेक्टर बना लो, और लास्ट वाला क्या है, कॉमन कलेक्टर है। तो कॉमन कलेक्टर में क्या करना है, वही सेम काम, इनपुट की तरफ B फॉर बेस बना लो और आउटपुट पर C फॉर कलेक्टर बना लो। अब इसके बाद में जैसे ये कॉमन बेस, तो बेस को आउटपुट में भी होना चाहिए, इनपुट में भी होना चाहिए। तो देखिए ये कॉमन बेस है, कॉमन बेस को इनपुट में होना चाहिए, हाँ है, B है, आउटपुट में होना चाहिए, नहीं है तो बना दीजिए B। अब इसके बाद देखो कौन सा टर्मिनल रह गया, तो देखो B फॉर बेस हो गया, C फॉर कलेक्टर हो गया, इमिटर रह गया। तो अब यहां पर तो आउटपुट में 2 टर्मिनल होने चाहिए, वो तो हो चुके हैं। तो यहां पर 2 टर्मिनल में से जो रह गया है दैट इज इमिटर। इसी तरीके से आइए कॉमन इमिटर, तो जो कॉमन है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, जो कॉमन इमिटर है, तो इमिटर को भी इमिटर को इनपुट में भी होना चाहिए और आउटपुट में भी होना चाहिए। तो इनपुट में इमिटर है नहीं, बना लीजिए E फॉर इमिटर, आउटपुट में भी इमिटर है नहीं, E फॉर इमिटर। इस तरीके से 4 टर्मिनल्स बताए थे होने चाहिए, हो गए 4 टर्मिनल्स, 2 इनपुट के पास और 2 आउटपुट के पास। अब आइए कॉमन कलेक्टर में, तो कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर क्या है, कॉमन दोनों तरफ होना चाहिए। तो इधर तो है, इधर नहीं है, इधर बना लिया। अब टर्मिनल कितने होते हैं, 4। तो अब कौन सा रह गया, तो देखो यहां पर इमिटर रह गया, E फॉर इमिटर। इस तरीके से आपने अरेंजमेंट कर लिया। अब आपको अल्फा लेना है। देखिए अल्फा की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, जो कॉमन वाला है उसको छोड़ दीजिए। जैसे यहां पर B फॉर बेस क्या है, कॉमन, तो बेस को छोड़ दीजिए। अब आउटपुट में क्या है, C फॉर कलेक्टर, तो देखो यहां पे क्या लिखा है, IC यानी कलेक्टर करंट, और यहां इनपुट में कौन है, IE, तो देखो अल्फा की डेफिनेशन बन गई। इसी तरीके से अगर आप बीटा की डेफिनेशन बनाओगे, देखो यहीं से बन जाएगी। तो जो कॉमन वाला पॉइंट है, जो कॉमन वाला टर्मिनल्स को छोड़ दीजिए। तो इस वाले केस में इमिटर जो है वो कॉमन है, कॉमन वाले को हटा लीजिए। अब देखिए आउटपुट में क्या है, C फॉर कलेक्टर, तो यहाँ पर आप देखो IC क्या है, कलेक्टर वाली करंट, और यहाँ पे B फॉर क्या है, बेस इनपुट है, तो देखो बीटा की डेफिनेशन बन जाएगी। इसी तरीके से गामा की हम बात करते हैं। तो गामा के लिए जब बात करेंगे तो देखिए जो कॉमन वाला टर्मिनल है उसको छोड़ दीजिए।
तो यहाँ पर सी कॉमन है, उसको ड्रॉप कर दीजिए। अब जो बचा तो आउटपुट में क्या बचा, ई फॉर इमिटर। तो देखो बच्चों ये आई ई इमिटर करंट है और यहाँ पर बी फॉर बेस। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो एक तो तरीका है कि बहुत ज़्यादा अगर लर्निंग कैपेसिटी है तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं फार्मूले अल्फा बीटा गामा के, और नहीं तो आप एट ए टाइम फार्मूला बना सकते हैं। इस सारे काम को हम एक बार और करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अल्फा में क्या था और बीटा में क्या था और गामा में क्या था। तो एक बार फिर से आपको करके दिखाते हैं, इसको ट्यून्ड करिएगा, ट्यूनिंग में जल्दी से इसकी आ जाइएगा तो आप एट ए टाइम फार्मूला बना सकते हैं। देखिए क्या है, आपने इनपुट साइड लिखा, आउटपुट साइड लिखा, और ये कंफर्म है कि इनपुट में भी दो टर्मिनल्स होते हैं और आउटपुट में भी दो टर्मिनल्स होते हैं। सबसे पहले है कॉमन बेस, तो यहां पर आपने लिख दिया कॉमन बेस, ये कॉमन बेस लिखा, इसको सर्कल में बंद किया। इनपुट में B फॉर बेस बना के चलना है, C फॉर कलेक्टर बना के चलना है। अब है कॉमन इमिटर, तो ये रहा कॉमन इमिटर। इनपुट में B फॉर बेस बना के चलना है, कॉमन इमिटर। तो कॉमन इमिटर, इनपुट में बेस बना लीजिए पहले से ही, और आउटपुट में C फॉर कलेक्टर बना लीजिए। और लास्ट वाला है कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर, इसके भी इनपुट में B फॉर बेस बना लीजिए और C फॉर कलेक्टर बना लीजिए। अब आगे सुनिए क्या है, पहले कॉमन बेस में आते हैं। तो कॉमन बेस, बेस तो कॉमन है यानी आउटपुट में भी होना चाहिए और इनपुट में भी होना चाहिए, बेस तो कॉमन है। तो देखो भाई इनपुट में तो बेस है, आउटपुट में नहीं है, तो बेस बना दो। अब जो टर्मिनल बच गया, इमिटर बचा, देखो इस पूरे कॉमन बेस में बेस भी है, कलेक्टर भी है, इमिटर बच गया, और यहाँ पे इनपुट में दो टर्मिनल्स होने चाहिए, तो बचा हुआ टर्मिनल ई फॉर इमिटर यहाँ लगा दिया। यानी कुल मिला के कॉमन बेस जब आप बना रहे हैं तो चारों टर्मिनल्स होने चाहिए। वो चारों टर्मिनल्स कौन होंगे, इमिटर, बेस, कलेक्टर, उनमें से एक कॉमन होगा। आप देख सकते हो कॉमन बेस में जो है आपका बेस कॉमन है, इमिटर भी है, कलेक्टर भी है। अब आइए कॉमन इमिटर में, कॉमन इमिटर में कैसे करेंगे, तो इमिटर कॉमन है यानी दोनों तरफ होना चाहिए, तो इमिटर इधर होना चाहिए, आउटपुट में नहीं है तो बना दीजिए, और इधर भी होना चाहिए, नहीं है तो बना दीजिए। लीजिए यहाँ पे चारों टर्मिनल्स हो गए, इनपुट के दो और आउटपुट के दो, और इमिटर कॉमन भी है। इसके बाद आइए कॉमन कलेक्टर में, तो कॉमन कलेक्टर में भी चार टर्मिनल्स होने चाहिए। नाम है कॉमन कलेक्टर, तो कलेक्टर दोनों तरफ होना चाहिए, इधर भी है कलेक्टर, इधर नहीं है तो इधर बना दीजिए। अब चार टर्मिनल होने चाहिए, एक कौन बच रहा है, इमिटर बच रहा है। यहां पर इनपुट में तो दो हो गए हैं, तो इमिटर यहां पे होगा क्योंकि आउटपुट में भी दो होने चाहिए। अब जब ये अरेंजमेंट आप कर लें, ये सजावट आप कर लें, तो अल्फा की डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो कॉमन बेस में अल्फा की डेफिनेशन, जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए। आउटपुट में कौन है, C फॉर कलेक्टर, इनपुट में कौन है, E फॉर इमिटर, तो आउटपुट में IC, C फॉर कलेक्टर, इनपुट में IE एंड E फॉर इमिटर। यहाँ पर कॉमन इमिटर में देखिए कॉमन वाले को छोड़ दीजिए, E फॉर इमिटर कॉमन है, छोड़ दिया। आउटपुट में कौन है, C फॉर कलेक्टर, तो आउटपुट में यहाँ पे क्या करंट है, IC, और इनपुट में कौन है, B फॉर बेस, तो वहाँ पर है IB। सिमिलरली कॉमन कलेक्टर में आइए, तो कॉमन कलेक्टर में कॉमन वाले C को छोड़ दीजिए। अब देखिए आउटपुट में कौन है, E फॉर इमिटर, IE, E फॉर इमिटर, एंड B फॉर इनपुट में कौन है, B फॉर बेस। तो इस तरीके से अगर आप डेफिनेशंस भूल जाते हैं या फार्मूले आप भूल जाते हैं, तो इस तरीके से आप फार्मूला फ्रेम कर सकते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो तीनों जो आपके जो ये करंट गेन वाले जो फैक्टर हैं एम्प्लीफिकेशन सर्किट के, इनमें आपस में रिलेशन भी होता है,
और वो रिलेशन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे एक रिलेशन हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए अल्फ़ा की डेफिनेशन थी आउटपुट अपॉन इनपुट और कॉमन बेस में ये डिफाइंड था। तो अल्फ़ा की वैल्यू है IC अपॉन IE और बीटा की जो वैल्यू थी, बीटा की वैल्यू थी IC अपॉन IB। बीटा की वैल्यू थी IC अपॉन IB। और मैंने आपसे कहा था कि इमीटर करंट हमेशा जंक्शन रूल जब हम फॉलो किया करेंगे सर्किट में तो IE बराबर आएगा IB प्लस IC। तो यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा को चेंज करें IE की जगह पे लिख सकते हैं IB प्लस का IC। इसको उल्टा पुल्टा कर लो 1 अपॉन अल्फ़ा, तो ये हो गया IB प्लस IC अपॉन में IC। और अगर हम इसको 1 बाई अल्फ़ा डिवाइड कर दें IB अपॉन IC और प्लस का 1, तो आप देख सकते हैं कि इधर आ गया 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 IB अपॉन IC। ये आ गया 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा IB अपॉन IC। कैलकुलेशन देख लेना, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा IC अपॉन IB, फिर से हमने उल्टा पुल्टा कर दिया। और आप देखिए इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा है और IC अपॉन IB क्या है, बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन आ गए। तो इस तरीके से जो तीनों आपके करंट गेन वाले टर्म्स हैं इनमें जो है आपस में रिलेशन होता है और वो रिलेशन अगर आप याद रखें तो बेहतर होगा। तो वो जो रिलेशन है एक हमने तो आपको बना के दिखा दिया कि बीटा इज इक्वल टू है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, या अल्फ़ा भी आप निकाल सकते हो, चाहो अगर अल्फ़ा भी निकल आएगा। यहीं से आप देखिए अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से तो इधर आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ से आ जाएगा बीटा माइनस का बीटा अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। अल्फ़ा कॉमन हो गया, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का बीटा के साथ रिलेशन, बीटा का अल्फ़ा के साथ रिलेशन, ये आप कर सकते हैं। तो ये भी याद होना चाहिए, कभी कभी आपको एक करंट गेन दिया जाएगा और आपको दूसरे पर जाना होगा, तो आपको जो है ये अगर तैयार रहता है तो बेहतर होगा। और गामा का भी रिलेशन भी निकाला जा सकता है इसी तरीके से। जब हम गामा का निकालते हैं तो गामा की वैल्यू आती है गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, बीटा है तो अल्फ़ा आ जाएगा और अल्फ़ा इज इक्वल टू है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और बीटा इज इक्वल टू है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये जो आपके रिलेशन है ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं सबके लिए हैं, मतलब ये जो वर्किंग वे है वो सबके लिए। कॉमन बेस में जाओगे तो अल्फ़ा और कॉमन इमीटर में जाओगे तो बीटा और कॉमन कलेक्टर में जाओगे तो गामा। इसी तरीके से अगर आप वोल्टेज गेन को भी एनालाइज करें तो वोल्टेज गेन भी सबके लिए डिस्कस किया जा सकता है। वोल्टेज गेन में था आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वोल्टेज गेन था आउटपुट अपॉन इनपुट। वोल्टेज गेन जनरली आपको बुक्स में वोल्टेज गेन को सिंबल ये मिलेगा ए फॉर एम्प्लीफिकेशन। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग एम्प्लीफिकेशन सर्किट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वी फॉर वोल्टेज गेन। तो बच्चों ये होता है आउटपुट वाला वोल्टेज, आउटपुट वाले वोल्टेज को हम VO से लिखते थे और इनपुट वाला वोल्टेज, तो इनपुट वाले वोल्टेज को हम VI से लिखते थे। ये जनरल डेफिनेशन है। अगर हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करें कॉमन बेस में, तो देखिए कॉमन बेस में इस डेफिनेशन को लगाते हैं CB फॉर कॉमन बेस, तो वोल्टेज गेन आएगा आउटपुट वाला वोल्टेज अपॉन इनपुट वाला वोल्टेज, ये लीजिए। अब वोल्टेज बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, क्योंकि V बराबर क्या होता है IR। तो आउटपुट वाली करंट IO और रेजिस्टेंस RO, O फॉर आउटपुट। इनपुट वाली करंट I फॉर इनपुट और रेजिस्टेंस RI। और अभी थोड़ी देर पहले आप ये देख रहे थे कि कॉमन वाले बेस में जो आउटपुट करंट थी, यानी कॉमन बेस की जो आउटपुट करंट थी
वो कलेक्टर करंट थी, तो ये हो गया IC इंटू RO। और इनपुट करंट क्या थी कॉमन बेस की, तो इनपुट करंट कॉमन बेस की इमीटर करंट थी, तो वो IE आ गया इंटू में RI। तो यहां से कॉमन बेस का वोल्टेज गेन IC अपॉन IE क्या होता है, तो आप जानते हो कि IC अपॉन IE अल्फा होता है, तो अल्फा RO अपॉन RI ये आपको मिल गया कॉमन बेस के केस में। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है खुद ही फार्मूले बना सको, और अगर आप खुद फार्मूले बना लेते हो, एक तो अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कभी भूल रहे हो, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप वहाँ पे रिजल्ट को खुद जो है फॉर्म कर सकते हो। और न्यूमेरिकल के लिए सारे के सारे फार्मूले बड़े ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने इसी जनरल नोट्स से रिलेटेड कुछ काम किया है। अब जब अगली क्लास में हम और आप ट्रांजिस्टर का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, तो हम उसमें पूरा वर्किंग मोड में होंगे, वर्किंग मोड दिखाएंगे, कैसे करंट फ्लो करता है, इमीटर कैसे करंट बनाता है, बेस और कलेक्टर में करंट कैसे बनती है, कॉन्फ़िगरेशन में जो बैटरी की पोलैरिटीज़ है, कहाँ पे प्लस जुड़ता है, कहाँ पे माइनस जुड़ता है, इस सब की बात करेंगे। तो अभी इस रिज़ल्ट को आप देखिए, और ये ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा यूज़फुल रिज़ल्ट है, क्योंकि जो आप अभी नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उस पेपर में आपको जो है कोई सर्किट तो वहाँ पे मिलना नहीं है कि सर्किट पूरा बना करके एक्सप्लेन करो। आपको वहाँ पर क्वेश्चंस मिलने हैं, और क्वेश्चन किस पर होंगे, क्वेश्चंस होंगे इन्हीं पैरामीटर्स पर, क्वेश्चन होंगे इन्हीं जनरल नोट्स पर। एंड दैट इज़ वाई आज की इस क्लास के बाद अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर ना भी जाने तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो करिए और बताइए जहाँ जो डाउट हो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, थैंक्स टू ऑल।